Hello everyone, welcome to this video. My name is Meghna. So in NABARD grade A phase 1, reasoning is one of the subjects and it is the part of non-merit. It means कि यहाँ पे सिर्फ आपको इसका sectional cutoff को clear करना होता है और कुछ नहीं, right? तो sectional cutoff को clear करने के लिए भी हमारी एक सही directional में अपनी जो preparation है reasoning की वो होनी चाहिए. साथ ही students को यहाँ पे कई बार confusion होता है what are the important topics और what is the level of the exam या फिर आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कितने लेवल के आते हैं, क्या ये बहुत इजी होता है, क्या हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं. बिकॉज फ्रॉम रीजनिंग यू विल गेट 20 क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा. तो यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेवल क्या होता है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इन अ राइट डायरेक्शन और प्रैक्टिस विद अ क्वालिटी मटेरियल. ठीक है, जो बहुत ज्यादा आसान भी ना हो, बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो, आपको एग्जैक्ट लेवल ऑफ एग्जाम का वो एक्सपीरियंस कराए जहां पे से आपकी जो प्रेपरेशन हो रीजनिंग के अंदर वो बहुत स्मूथ चले. ठीक है, और आप इजीली जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है उसे क्लियर कर पाओ. एंड ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सारी ही चीजें आपको पता चलती है जब पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे, राइट? तो जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जिस तरीके के आए हुए हैं आप एनालाइज कर सकते हो वहां से कि कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टाइप ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बेसिकली लेवल रहता है, राइट? तो ये सारी ही चीजें आपको पहले आए हुए क्वेश्चन से पता चलता है, राइट? तो इसी सभी के लिए जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 2023 एंड 2024 का आपको यहाँ पे रीजनिंग का सॉल्व पेपर मिलेगा जिसमें आप अच्छे से समझोगे कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे रीजनिंग का पेपर समझाया हुआ है फॉर 2023 एंड 2024 में जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे और जो टॉपिक आपके आए हुए थे, राइट? इस वीडियो के हेल्प से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अब कैसी प्रिपरेशन रखनी है रीजनिंग के अंदर, कौन कौन से टॉपिक को कवर करते रहना है और क्या लेवल रहेगा, राइट? सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा. सो प्लीज वॉच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड याद रखिएगा, फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन सॉल्यूशन पार्ट पे आप देखिएगा. ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए गाइस. यहाँ पे आपका NABARD ग्रेड ए जो फेज 1 है, फेज 2 है, उसका टेस्ट सीरीज भी आपके पास है जो आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपका जो भी पढ़ाई कर लिया आपने, जो भी लर्निंग आपने रख ली है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? तो अभी आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ ऑल्सो एंड यू विल लर्न द टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द रियल टेस्ट, रियल फुल मॉक टेस्ट, रियल सेक्शनल टेस्ट वगैरह. तो ये सारी ही चीजें आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर यहाँ पे मिलेंगी. ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा फेज 1 में एंड फेज 2 के अंदर भी. साथ ही अगर यहाँ पे अभी आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कम समय में काफी चीजें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो कवर करना चाहता है सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो यहाँ पे आपका लाइव क्रैश कोर्स भी अभी है. ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो. इसमें आपका फेज 1 कवर्ड है, फेज 2 मतलब फेज 1 के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे, फेज 2 के सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे बहुत ही अच्छे से और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको. ठीक है, जो आपका AID हो गया, चाहे वो आपका रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर प्रोवाइड हैं आपको. तो ये लाइव क्रैश कोर्स मतलब ये लाइव वीडियोस आपकी यहाँ पे होंगी. ठीक है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हो. इसी के अंदर आपको जो लाइव क्लासेस हैं, अगर आपके पास कई बार टाइम नहीं होता है, सपोज आपका कोई लाइव क्लास छूट गई है तो वो बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इस बार अगर आप इस साल टारगेट कर रहे हो एंड टू चेक योरसेल्फ एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आपका रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी में जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम के अंदर भी. तो उसके लिए टेस्ट सीरीज काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अगेन फेज 1 एंड फेज 2 आपका ये दोनों ही सब्जेक्ट्स मतलब दोनों ही फेज के सब्जेक्ट्स को कवर करेगा पूरा का पूरा. ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड ऑल्सो यू कैन विजिट द वेबसाइट edutap.in वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, वहां से भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई होप दिस इज गोइंग टू help you to analyze the level of exam. Hello everyone, welcome to the session. My name is Meghna. दोस्तों आज के इस सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं NABARD ग्रेड ए 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें हम रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं. प्रीवियस ईयर पेपर से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है एग्जाम के बारे में. अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है.
यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें डिफिकल्ट है हमारे लिए और कौन सी चीजें डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर, राइट। और यहां से हमें पता चल जाता है कि हम अपना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें एक प्रीवियस ईयर पेपर से काफी चीजें पता चलती है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है एंड फिर आगे यहाँ पे मूव करना है। ओके, सो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। वैसे तो एग्जाम में जब भी आपके पास इस टाइप से पहला क्वेश्चन ऐसा खुले और मेनली ब्लड रिलेशन का हो, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपका अगर 1 या 2 मार्क्स का स्टार्टिंग में ही ब्लड रिलेशन खुल जाता है तो आपको वो एकदम से सॉल्व नहीं करना होता है, राइट। कई बार क्या होता है कि ये आपको फंसाने के लिए भी होता है, बट यस कुछ क्वेश्चन आपके इजिली सॉल्व हो जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे 1 टाइम रीड करके आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो आपको वहां पे से स्किप करना है और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखनी है। ओके, चलिए, और हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम बेटर वे में अपना जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है, वो कैसे क्लियर यहाँ पे कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ABCDEFG आर फैमिली मेंबर्स, ये सारे फैमिली मेंबर हैं एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द 2 जनरेशन, मतलब 2 जनरेशन का फैमिली ट्री है और इसमें 2 ही मैरिड कपल आएंगे। साथ में यहाँ पे सेम हाउस में रहते हैं। A इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ C, फादर ऑफ स्पाउस ऑफ C, इट मींस जो A है वो फादर है C के स्पाउस का। तो ये इतना ट्री बनेगा A और C के रिलेशन का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, F इज द मेटरनल अंकल ऑफ G हु इज नॉट अ मेल। यहाँ पे F जो है वो मेटरनल अंकल है G का, G जो है वो मेल नहीं है तो G एक फीमेल है, F एक मेल है, ये चीज आप ध्यान रखो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, A इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ F। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, अगर मैं A को ब्रदर इन लॉ बनाती हूं तो एक तो A इस तरीके से ब्रदर इन लॉ ऑफ F बनेगा और एक A आपका किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ब्रदर इन लॉ F का बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, D एंड G आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, E इज द सन ऑफ B। यहाँ पे D और G एक दूसरे के सिस्टर हैं और E जो है वो B का सन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे से सारी लिख ली है, ये सब अभी अलग अलग है। C इज अ फेमिनिन जेंडर, C एक फीमेल है, इट मींस A का यहाँ पे एक सन होगा। क्लियर। अब यहाँ पे से एक, इन दोनों में से कोई भी केस हमारा करेक्ट हो सकता है। लेट्स सी, हम एक बार ऊपर वाले केस को चूज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर मेरे पास A और ये इस तरीके से रिलेट करता है और यहाँ पे F प्लस है, मतलब एक मेल है। F जो था आपके पास अंकल था, मैटरनल अंकल था G का, तो इट मींस G यहाँ पे होगा कहीं, राइट। मैटरनल अंकल मतलब G की मदर का अंकल होगा, तो G की मदर की साइड से ही दिख रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दिख रहा है कि G एक फीमेल है, तो G कांट बी मैरिड टू C, राइट। तो C यहाँ पे किसी और से मैरिड होगा जो पर्सन मेल है। D और G दोनों ही फीमेल है तो D कांट बी मैरिड टू C ऑल्सो, तो D भी आपका इधर की साइड को ही आएगा। अब यहाँ पे 5 मेंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं फैमिली ट्री के अंदर, सिर्फ 2 मेंबर और चाहिए विच इज B एंड E, राइट। अब B और E में आप इस पूरे डायग्राम में आपको एक प्लेस यहाँ पे खाली दिख रही है, एक प्लेस यहाँ पे खाली दिख रही है, तो वी कैन इजीली प्लेस B एंड E हेयर, और कोई चीज हमें गलत भी नहीं हो रही है। हमारे पास फिर पूरे जो 7 मेंबर्स हैं उनका यहाँ पे फैमिली ट्री बन गया, ठीक है। एक का सन आ गया, यहाँ पे वाइफ आ गई और ये 7 मेंबर्स आपके बन गए। 2 मैरिड कपल ओनली आए और बाकी सब कुछ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो ये हमारा जो डायग्राम बना है, दिस इज आवर फाइनल डायग्राम। ओके, अगर आप यहाँ पे से बनाओगे, क्योंकि ये आपका रिलेशन यहाँ पे से गलत होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे से बनाने लगे तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आएगी दैट इफ A और A का जो यहाँ पे हमें F दिख रहा है, इफ F इज मैरिड टू समवन, तो यहाँ पे एक फीमेल से मैरिड होगा। एंड ऑल्सो वी हैव कि F एक मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का मतलब है F की एक यहाँ पे सिस्टर होगी ही होगी और उसका कोई चाइल्ड यहाँ पे G होगा ही होगा। अगर यहाँ पे आप फैमिली ट्री आगे बनाने बैठोगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, फैमिली ट्री पूरा कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम ये वाला जो रिलेशन है वो ट्राई नहीं कर रहे हैं और ये गलत आपका रिलेशन निकाल के लाएगा, ठीक है। तो अब आंसर यहाँ पे क्या होगा, हाउ इज D रिलेटेड टू C। D कैसे रिलेट करता है C से, देख लो।
तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी आपका सी से कैसे रिलेट कर रहा है, सिस्टर इन लॉ की तरह रिलेट कर रहा है, सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे से हम देखेंगे। चलो अब हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, पजल वाला सेक्शन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। 7 इंडिविजुअल्स वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स। यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न हुए हैं, तो सपोज हम यहाँ पे इनके मंथ्स लिख लेते हैं, जनवरी, ठीक है, एक लास्ट दिसंबर भी है। चलो अब यहां पे से कहा गया है दे वर बॉर्न इन डिफरेंट सिटीज ऑल्सो, इनकी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज भी हैं। एम वॉज बॉर्न इन पुणे इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, लेस देन 31 डेज। लेस देन 31 डेज मतलब एम आपका फेब में भी बॉर्न हो सकता है, यहां भी बॉर्न हो सकता है और यहां पे भी बॉर्न हो सकता है। इट मींस एम के लिए मेरे पास 2 पोजीशंस हैं, 3 पोजीशंस हैं सॉरी। तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसको अभी प्लेस नहीं कर रहे हैं। एम और एन के बीच में 2 लोग हैं। एम तो आपका एक पुणे में है, ये चीज याद रखो। एम और एन के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए हैं। Who was not born in लखनऊ, एन आपका लखनऊ में बॉर्न नहीं हुआ है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे 3 पर्सन है आपके एक्स और एच के बीच में, एच who was born after एम। अब यहां तक हम पूरा देख लेते हैं। देखो एच who was born after एम, अगर मैं यहाँ पे m रखूं, सपोज m मैं यहाँ रखूं एक आपका, और m के नीचे फिर h के लिए एक ही जगह बचेगी। 1 2 3 h और x के बीच में 3 पर्सन रहते हैं, उसने कहा h और x के बीच में 3 पर्सन यहाँ पे रहते हैं, राइट। तो आपके पास अगर मैं m और n के बीच में 2 पर्सन बनाने बैठे तो 1 2 3 n आपका यहाँ पे आएगा, जबकि n के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो x ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया यहीं पे। इट मींस कि ये आपका यहाँ पे से फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे m की पोजीशन रॉन्ग होगी। अब मेरे पास m की सिर्फ 2 पोजीशन बची है, यहीं से हम आगे चलेंगे और यहीं पे से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो डायग्राम है, टेबल, ठीक है। m को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं, एक बार m को यहां रखेंगे और एक बार m को यहां रख लेंगे। ठीक, अब m आपका पुणे में है तो m को पुणे का पर्सन बनाओ, m को पुणे का पर्सन बनाओ। नेक्स्ट आपके पास है m और n के बीच में 2 लोग हैं, m और n के बीच में 2 लोग हैं। अब m के नीचे h के लिए बहुत सारी पोजीशंस हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे पास h यहाँ आता है तो x यहाँ आ सकता है आसानी से। x अगर यहाँ आता है तो x ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे h की पोजीशन नहीं होगी। अगर मैं h यहाँ रखूं तो 1 2 3 x यहाँ आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो h यहाँ पे भी नहीं आ सकता। h आपका यहाँ आ सकता है क्योंकि 1 2 3 x आपका यहाँ आ जाएगा। तो मेरे पास इन 2 पोजीशन में h की पोजीशन बन रही है, क्योंकि अगर मैं h यहाँ रखूं तो 1 2 3 x यहाँ आ जाएगा, h यहाँ रखूं तो x यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x और h की जो पोजीशन है इन ही 2 पोजीशन पे हो सकती है, इसके अलावा बाकी जगह नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो h और x यहां आ सकता है, h और x। अब h और x ने ये प्लेस ले ली है, इन दोनों को हम इन दोनों ही पोजीशंस पे रखेंगे, भले हमें अभी नहीं पता कहां पे एग्जैक्ट। अब यहां पे अगर मैं h को रखूं तो ऊपर नीचे x नहीं आ सकता, h को यहां रखेंगे तो आपके पास x ऊपर आ जाएगा, तो ठीक है h की पोजीशन ये करेक्ट है। h को मैं यहां रखूं तो आपका x नहीं आ रहा है, तो h की सिर्फ एक ही पोजीशन यहाँ पे करेक्ट है। ये वाली तो गलत हो चुकी थी, x की पोजीशन नहीं आ पा रही है। h की एक ही पोजीशन दूसरे वाले केस में आपकी करेक्ट आ चुकी है, ये वाली, और x आपका यहाँ पे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। इसमें O was born before Y, who was born in पटना। जो O है वो बिफोर Y है, Y आपका पटना में हुआ है। यहां पे बाकी चीजें मैं इरेज कर देती हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडिविजुअल बॉर्न इन सूरत वॉज बॉर्न बिफोर बॉर्न इन वाराणसी। मतलब जो सूरत वाला पर्सन है, ठीक है, जो आपका सूरत वाला पर्सन है वो आपका इमीडिएट नहीं लिखा है, बॉर्न बिफोर लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर के साइड है वाराणसी वाले से। नन ऑफ देम वाज बॉर्न इन अप्रैल, तो अप्रैल में दोनों ही बॉर्न नहीं हुए हैं। यहां पे अप्रैल में ये दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे देखो,
नीदर ओ नॉर एच वॉज बॉर्न इन लखनऊ और वाराणसी। ओ और एच दोनों लखनऊ वाराणसी में नहीं होंगे, इसको देखेंगे बाद में हम। ओ वॉज बॉर्न आफ्टर जेड हु वॉज बॉर्न इन जयपुर। अब कह रहा है कि ओ वॉज, अब यहां पे आपने एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, राइट, ओ जेड और वाई का सीक्वेंस। अब मेरे पास अगर आप ध्यान दो तो मुझे तीन ही पोजीशन पर्संस के लिए खाली है, राइट, और तीन के मेरे पास ऑर्डर मिल गया, तो मैं इसी ऑर्डर में इनको यहाँ पे रख सकती हूँ। जेड ओ और वाई इजिली यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली जेड ओ और वाई मेरा यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास जेड है जयपुर वाला, जेड है जयपुर वाला, वाई है यहाँ पे पटना, वाई है। क्लियर? अब इतना हमारे पास हो गया। चलिए आगे बढ़े। ओ वॉज बॉर्न आफ्टर हो गया। द वन हु वॉज बॉर्न इन इंदौर वॉज बॉर्न इन अ मंथ 31 days। इंडिविजुअल बॉर्न इन इंदौर वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर सूरत। अब जो सूरत वाला पर्सन है उसके इमीडिएट ऊपर आपका इंदौर वाला पर्सन होना चाहिए। साथ में सूरत आपका अप्रैल में नहीं होगा और इंदौर आपका 31 वाले मंथ में होगा। ये इंफॉर्मेशन अब हम यहां से फिल आउट करते हैं, ये वाली। ठीक है, इसको पहले फिल करते हैं। अब यहां पे आप देखो, सूरत यहां नहीं आ सकता, इंदौर अप्रैल में नहीं आ सकता, अप्रैल में यहाँ पे इंदौर यहां आ सकता है, सूरत आपके पास यहां आ सकता है, इसके अलावा कोई पोजीशन खाली है नहीं, क्योंकि इंदौर उसके इमीडिएट ऊपर है, तो यहाँ पे सूरत आ गया। क्लियर? सूरत के नीचे वाराणसी के लिए जगह है, तो वाराणसी आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, इंदौर और ये तीन पोजीशन में ही कहीं ना कहीं आएगा। इंदौर जुलाई में आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है। सूरत के लिए उसने कहा था कि सूरत के नीचे वाराणसी की जगह है, अगर मैंने यहाँ पे सूरत डाल दिया तो वाराणसी के लिए तो जगह ही नहीं हो पाएगी। सो सूरत हैज टू बी एट दिस पोजीशन एंड देयरफॉर इंदौर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एक जगह बची है आपके वाराणसी के लिए, तो वाराणसी आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट में उन्होंने कहा था कि जो ओ है और एच है वो दोनों ही वाराणसी और लखनऊ दोनों से बॉर्न नहीं करते हैं। इसका मतलब एच आपका चाहे मैं यहां रखूं चाहे यहां रखूं, तो यहां पे तो लखनऊ आ जाएगा, विच इज एच यहां रखोगे या तो वाराणसी आएगा या तो लखनऊ आएगा, तो दोनों ही उसके लिए गलत शहर हैं, तो ये गलत है। ये वाला आपका केस अभी सही चला गया, तो यहाँ पे ऊपर सबसे क्या आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, जो कि बचा हुआ हमारा एक सिटी था। ओके, तो दिस इज द फाइनल डायग्राम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। Who among was born in April? तो अप्रैल में कौन बॉर्न हुआ है? M, ठीक है, M will be the answer। इनमें से इंदौर में कौन बॉर्न हुआ है? इमीडिएट बिफोर इंदौर। अच्छा, इमीडिएट बिफोर इंदौर आपके पास पुणे, M है, यहां पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा M। क्लियर? चलो, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ओ सूरत है, N जयपुर है, ये तो गलती हो गया। वाई पटना नहीं है, ओ सूरत देख लो एक बार, ओ सूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स लखनऊ, ये करेक्ट है आपका, एक्स लखनऊ, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसको देखो, इनमें से आपको अलग वाला ढूंढना है जो आपका इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। यहां पे है वाई एच ओ एक्स एन जेड। देखो अब हमारे मंथ की बात हो रही है, तो हो सकता है सम कैन बी इन 31 मंथ, सम कैन बी इन 30 वाले मंथ, है ना। लेट्स सी क्या है यहाँ पे, वाई एच ओ, ये तीनों ही हमारे 31 वाले मंथ में है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्स और जेड, एक्स आपका 31 में, जेड आपका 31 में नहीं है, सिर्फ जेड ही जो ऐसा है वो आपका 31 वाले में नहीं है, राइट। तो यही सबसे अलग होगा और यही मेरा आंसर होगा। इसमें आगे हम यहां पे बढ़ते हैं। ये अब आपके सामने सिलॉजिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा। चलो, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है। ओनली लैंप इज लाइट, तो ये है लैंप और इसके अंदर है लाइट। ओनली अ फ्यू फुटबॉल आर क्रिकेट, सम क्रिकेट आर लैंप और फुटबॉल। क्लियर? चलो, फ्यू लाइट कैन बी क्रिकेट, कह रहा है कि कुछ लाइट जो है वो क्रिकेट हो सकती है। अब यहाँ पे ओनली का डायग्राम है, लाइट का कभी भी किसी से पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है, ना उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे ये पूरा तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सम फुटबॉल कैन नेवर बी क्रिकेट, कुछ फुटबॉल कभी भी क्रिकेट नहीं होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओनली अ फ्यू के डायग्राम में सम फुटबॉल आर नॉट क्रिकेट, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
movies, some movies are good, no actor is player, or some good are actor. Let's see. Some good is not player, कुछ गुड प्लेयर नहीं है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है गुड और एक्टर के बीच में कॉमन है, तो यहाँ पे से जो ये रिलेशन एक्टर शो कर रहा है सेम रिलेशन आपका गुड वाला जो ये कॉमन पार्ट है वो भी शो करेगा। तो इट मींस ये भी आपका नो का रिलेशन दिखाएगा जो ये वो कॉमन पार्ट है। तो यस वी कैन सी सम पार्ट ऑफ गुड इज नॉट प्लेयर, यस करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। फ्यू मूवीज आर एक्टर, कुछ मूवीज, अब देखो मूवी और एक्टर का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, जब भी किसी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा याद रखिएगा वहां पे आपका कोई भी तरीके का डेफिनेट कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, अब आपके सामने कंपैरिजन बेस्ड है, इसको एक बार ट्राई करेंगे। Among 6 persons, each has a different weight. हमारे पास हर किसी का डिफरेंट वेट है। X is heavier than 3 person. तो मेरे पास अगर 6 persons हैं तो 6 की पोजीशन होगी मेरे पास इस तरीके से। यहां पे मैं इस तरीके से इनका अरेंजमेंट करने वाली हूं। सबसे लास्ट में मैं उसको रखूंगी जो लाइटेस्ट होगा, ठीक है, और उस साइड हम उसको रखेंगे जो हैवीएस्ट होगा। क्लियर। अब यहां पे उसने कहा कि x जो है वो 3 लोगों से हैवियर है, तो 1 2 3 से हैवियर है x, तो यहां पे x आ जाएगा। z जो है आपका लाइटेस्ट नहीं है तो z इस पोजीशन पे नहीं आएगा। z आपका लाइटर है m से, z आपका लाइटर है m से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, n इज लाइटर देन ओनली y, सिर्फ एक पर्सन है y जिससे लाइटर है n, मतलब n औरों से लाइटर नहीं हो सकता, n सिर्फ y से ही लाइट है। तो वो कहां पे होगा कि n एक ही पर्सन से लाइट है, इसका मतलब तो एक ही पर्सन से हल्का है, तो यहां पे n आ जाएगा, y आपका यहां आ जाएगा। अब आगे उसने बोला m और z का रिलेशन। अब m और z कहीं पे भी आ सकते थे, बट उसने बोला z कैन नॉट बी द लाइटेस्ट वन, तो z हैज टू बी हियर बिकॉज m की एक पोजीशन यहां हो जाएगी। m आपका ग्रेटर है तो m और z यहां पे आ जाएगा। अब सिर्फ एक पर्सन बचा, दैट इज o, आपका o लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे कहा गया है कि जो हैवीएस्ट है उसका वेट कितना है हमारे पास, सेकंड हैवीएस्ट उसका 56 वेट है, और सेकंड लाइटेस्ट जो पर्सन है उसका वेट है 28। इसका वेट कितना है, सॉरी सेकंड लाइटेस्ट का वेट है 28, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, आसान होता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकंड्स आल्सो, ठीक है। सम पीपल वेज 56, सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग इज 56, n है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन m, m से कितने पर्सन 1 2 लाइटर हैं, तो आंसर विल बी 2, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ o, अब पॉसिबल वेट का मतलब है o शुड बी लेस देन 28, लेस देन 28 जो भी नंबर होगा वो हमारी पॉसिबल वेट हो जाएगी o के लिए, दैट इज 26 विल बी माय आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलें यहां पे से। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं, F टू L जाना है आपको। F देखेंगे कहां है, दिस इज F एंड दिस इज L, तो कैसे कनेक्ट है, F से लेकर आप कहां तक जाओगे ताकि आप L तक पहुंच पाओ। देखो F से R जाते, फिर आप R से L जाते थे, है ना। F से आपने R जाना था, फिर R से L जाना था, जिसमें F से R ही आपका रास्ता क्या है, क्लोज्ड है। तो जब हम आगे ही नहीं बढ़ सकते तो L तक कैसे पहुंचेंगे, तो जब हम पहुंच ही नहीं पाते हैं तो हमारा कंक्लूजन वहीं पे रॉन्ग हो जाता है। D से E जाना है आपको, तो D से E कैसे जाओगे, तो D से R जाओगे, ठीक है। D और R तो इक्वल ही है, तो R से जब आप E जा रहे हो तो रास्ता सारा क्लियर है। और यहाँ पे 1 2 3 टाइप ऑफ सिंबल्स हैं, जिसमें ये वाले तीनों सिंबल में किसको प्रेफरेंस मिलती है, इसको। और R ग्रेटर E दिख रहा है, यहाँ पे R ग्रेटर E दिख रहा है, और R यहाँ पे इक्वल है D से, तो D ग्रेटर E भी करेक्ट होगा। क्यों, सॉरी O ग्रेटर इक्वल X आपको नेक्स्ट दिख रहा है, तो O से पहले R जा रहे हो आप, राइट, O से R जाएंगे, फिर R से X जाएंगे। इस बीच आपको दिखा कि मेरे पास ये वाला सिंबल है, तो O ग्रेटर आएगा X से, तो यहाँ पे तो ग्रेटर इक्वल ट्रू करवाना है, तो क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं, हमें सेम रिलेशन चाहिए होता है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेकंड ही करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए।
हमारे पास है Q ग्रेटर P, ओके, P ग्रेटर Y हमें फाइंड आउट करना है। तो P से Y तक जाना है, तो P से Y जाओगे तो P से Y के लिए आपको पहले G तक जाना पड़ेगा, P से G तक जाना पड़ेगा, बट रास्ता तो क्लोज हो चुका है पहले, तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब A से H तक जाना है, तो A से G जाना पड़ेगा और G से H जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आप A से G की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि रास्ता अगेन क्लोज है, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट अगर देखोगे यहाँ पे V से I की तरफ, तो V से अगर आप I की तरफ जाओगे तो V से G जाना पड़ेगा, अगेन रास्ता क्लोज है, ये भी गलत हो गया, कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, यहाँ पे हमारे पास है M ग्रेटर Q, M ग्रेटर Q देखना है, तो देखो इसमें ये रहा Q एंड ये रहा M, और कहीं है नहीं। अब आपके पास M और Q को कोई कनेक्ट कर रहा होगा दोनों लाइन में, तो E आई थिंक, तो M से E की तरफ जाओ, जा सकते हो, यस, डोर क्लोज, डोर ओपन थे बिल्कुल। E से अब Q की तरफ भी सारे डोर ओपन है, यहां से मिला आपको E ग्रेटर Q और यहां से आपको मिल रहा है M ग्रेटर E, तो M ग्रेटर Q होगा करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखो ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये बस मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रही हूं, ये हमें माइंड में ही कैलकुलेट करना होता है। J ग्रेटर इक्वल S तक जाना है, तो J से लेकर S के लिए आप कैसे जाओगे, तो J से लेकर U है, तो J से J इक्वल ग्रेटर इक्वल U, U ग्रेटर इक्वल S, तो हम जब इसको देखेंगे तो ये हम ऐसे मेंटली कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये तो ऐसा शो हो रहा है, तो यहाँ पे से J ग्रेटर इक्वल आपका S भी दिख रहा है, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो G से लेकर B तक आपको जाना है, तो G से लेकर B कैसे जाओगे, तो G से लेकर E तक जाओगे, फिर E से V जाओगे, U जाओगे, G से लेकर E तक गए आप, ठीक है, और E से लेकर U, और फिर U से आगे नहीं बढ़ सकते, डोर क्लोज यहाँ के लिए, और फर्स्ट एंड सेकंड ही आपका ट्रू होगा, ठीक है। आगे चले, अब हमारे पास क्या है, एक वो आपका डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आपको कि आपको टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है। अगर हम देखें अमंग 6 पर्सन, हमारे पास 6 पर्सन है, 6 फ्लोर पे रहते हैं, हर एक फ्लोर पे एक पर्सन रहता है, यही कहा गया है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जब भी मेरे पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है एंड वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट आंसर फ्रॉम द फर्स्ट, एंड अगर फर्स्ट से नहीं आया तो हम सेकंड वाले पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर सेकंड से भी नहीं आया तब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। बट अगर फर्स्ट से आ जाता है आंसर तो स्टिल यू हैव टू ट्राई फॉर द सेकंड वन ऑल्सो, बिकॉज वी हैव अ ऑप्शन लाइक दिस, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप का भी एक ऑप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। चलो, तो अब देखो हम क्या चूज करेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में ट्राई करते हैं। वी हैव 6 पर्सन और 6 फ्लोर है, द ग्राउंड फ्लोर इज 1, तो यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से फ्लोर्स बने हुए हैं, ठीक है। ओके, अब आपके पास है, पहला वाला मैं ट्राई कर रही हूं, M जो है वो एक इवन पे रहता है, J जो है M जो है यहां पे से देखो फर्स्ट से मुझे क्या मिल रहा है, M आपका ऑड फ्लोर पे रहता है, J आपका इवन फ्लोर पे रहता है, ये मिल रहा है मुझे, बस साथ में मिल रहा है कि J आपका टॉप पे नहीं होगा, तो J आपका 6 फ्लोर पे नहीं है, तो जो J के लिए 2 पोजीशन हो गई, M के लिए 3 हो गई, बट टॉप वाला तो मिला ही नहीं, तो मेरे फर्स्ट से तो आंसर वैसे ही नहीं आ रहा, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब सेकंड वाले को ट्राई करो, अब देखो सेकंड से आपको क्या क्या चीजें मिलती है। L कह रहा है कि ऑड नंबर फ्लोर पे है, 2 फ्लोर है L और I के बीच में, अगर मैं यहाँ पे से बनाना स्टार्ट करूं, L एक बार यहां आ सकता है, ठीक है, L आपका एक बार यहां आ सकता है, ठीक है, L एक बार यहां आ सकता है और L एक बार यहां आ सकता है। L और I के बीच में अगर 2 फ्लोर हैं तो 1 2 I यहां आ जाएगा, I यहां आ जाएगा और I यहां आ जाएगा, क्लियर है। ओके, अब यहां पे M जो है वो आपका इमीडिएट अबव K है, M जो है वो इमीडिएट अबव K के फ्लोर से है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं तो आपका M और K जो यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां आ सकता है, तो M और K के लिए काफी पोजीशन मेरी हो जाएगी, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई और कंडीशन एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है, कंडीशंस खत्म हो गई, और यहाँ पे मेरे टॉप वाला पर्सन फिक्स ही नहीं हो रहा है, M भी हो सकता है यहाँ पे, इसका मतलब I भी कभी को हो सकता है, तो 2 अलग अलग लोग मेरे टॉप पे आ रहे हैं,
इट मीन्स मेरा यहाँ पे से सेकंड वाले से भी नहीं आंसर आया। तो फर्स्ट से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से भी नहीं आ रहा। अब हमारे पास होता है कि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब जो जो चीजें आपने ऑलरेडी सेकंड वाली स्टेटमेंट से लिख ली हैं तो उनको हटाओ मत, वहीं पे हम 1 को ऐड कर देंगे। अब अगर आपको दिखेगा कि m ऑड पे है तो m को ऑड पे रखना है, तो m यहां नहीं आ सकता, ठीक है, m आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इधर हमको m का नहीं पोजीशन बताया था, बस ये बताया था कि वो तुरंत k के ऊपर है। m इवन और सॉरी m ऑड आपका सिर्फ इसमें बताया, इसलिए हमने यहां यूज नहीं किया। तो m अगर मैं ऑड पे रखूंगी तो m और k यहां आ जाएंगे, m अगर मैं ऑड पे रखूंगी तो यहाँ पे के लिए जगह नहीं है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो क्योंकि यहाँ तो इवन दिख रहा है। अब j उसने कहा कि आपके पास इवन पोजीशन पे है एंड j कैन नॉट बी ऑन द टॉप मोस्ट, तो j के लिए इवन पोजीशन यहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट ही बच रही थी, दैट इज कैंसिल्ड आउट क्योंकि टॉप मोस्ट पे नहीं आएगा। j के लिए यहाँ पे पोजीशन बच रही है और यहाँ पे अब आफ्टर एडिंग बोथ 1 and 2 वी हैव ओनली 1 केस। जब भी मेरे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक केस आ जाए तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया। और टॉप मोस्ट पे भी एक सिंगल पर्सन आ चुका है, दैट इज आई। कहां से आया? आपको दोनों के डेटा को ऐड करके आया। तो हम यहां पे क्या आंसर चूज करेंगे कि इफ द डेटा, वन सेकेंड, इफ द डेटा इन बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ये हम यहां पे चूज करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का ट्राई करेंगे एक बार। इन विच कंट्री डज पी लिव अमंग सिटीज? ओके, तो यहां पे हमारी अलग अलग सिटीज हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये 5 सिटीज है हमारी। आपके पास लिखा गया है, वी हैव 2 स्टेटमेंट अगेन, कहा गया है कि कौन सी सिटी में P रहता है। आपको P की सिटी का नाम और सॉरी कंट्री का नाम आपको यहां पे बताना है, ठीक है। एक कंट्री है यहां पे, ओके, ये सारी कंट्रीज हैं। तो हमारे पास है कि K और I रहते हैं आपका Y एंड V रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट से मुझे मिला Y एंड V, तो K यहां रहता है और I आपका यहां रहता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे देखेंगे यहां पे कि P डज नॉट लिव इन W। तो अगर P W में नहीं है तो P कैन बी हेयर एंड P कैन बी हेयर, इट मीन्स कि मुझे P की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पता चली, फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड से ट्राई करेंगे। सेकंड में सिर्फ इतना बताया है कि B लिव्स इन ईदर U और X। अब B U और X में कहां रहता है वो कहीं पे भी हो सकता है, उसके अलावा मुझे P का पोजीशन तो नहीं पता चल रहा। इट मीन्स कि सेकंड वाले से भी अकेले आंसर नहीं आएगा। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें पता है P की ये 2 पोजीशन आ रही थी, साथ में उसने कहा B जो है वो या तो U में है या तो X में है, ठीक है। B कैन बी हेयर, B कैन बी हेयर, तो P और B की जो पोजीशन है वो मेरे यहां पे से ऐसे करके आ गई है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास P की एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं मिल पाई। अब हम क्या चूज करेंगे? हम चूज करेंगे कि भाई दोनों को मिलाकर भी आपका आंसर नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी, आर नॉट टुगेदर सफिशिएंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको एक बार ट्राई करिए। सो आई होप आपने ये ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सी, 8 इंडिविजुअल्स वी हैव आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। इनमें से हर किसी का अलग अलग प्रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। हर कोई अलग अलग कलर्स में कलर्स को लाइक करता है। तो यहां पे से हमारी कंडीशन स्टार्ट हो गई हैं। वी हैव अ सर्कुलर डायग्राम, राइट, और 8 पर्सन है हमारे पास, तो सर्कल है विद 8 पर्सन। चलो सारे इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि सबके सब फेसिंग द सेंटर ही है, तो इट्स ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द वन हु लाइक्स Cyan sits to the immediate left of the one who like ebony। अब यहाँ पे मेरी फिक्स कंडीशन मुझे नहीं मिली है, तो अभी मैं इसको क्या करूंगी, ये साइड में रखती हूं ताकि हम बाद में नोट डाउन कर लें इसको। यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ebony, तो यहाँ पे नेक्स्ट
सी एस डज नॉट लाइक आइवरी, एस आपका आइवरी पसंद नहीं करता है। क्यू सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम हु लाइक्स लावेंडर एंड द वन हु लाइक्स लावेंडर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। अब यहां से हमें 3 पर्संस की अरेंजमेंट मिल रही है, कलर मिल रहा है, तो हम यहीं से अपना डायग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम 1 2 3 क्यू है एंड ऑल्सो एम लाइक्स लावेंडर, और जो लावेंडर पसंद करता है वो इमीडिएट लेफ्ट है आर के, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट आपके पास यहाँ पे एम आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, पी जो है वो ओ के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है एंड नीदर ऑफ देम प्रेफर्स एमराल्ड, तो यहां पे दोनों ही कहीं पे भी एमराल्ड नहीं पसंद करते हैं। चलो, द वन हु लाइक्स मरून एंड टी हैज 2 पीपल सिटिंग बिटवीन देम, टी और मरून के बीच में 2 पर्सन हमारे यहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, P Q R none of them has a liking for maroon, P Q R तीनों ही क्या है, मरून को पसंद नहीं करते हैं। चलो ठीक है, देख लेंगे आगे चल के। ओके, लेट्स सी, Q and the one who prefers emerald have 1 person between them। अब Q और emerald, अब Q तो ऑलरेडी है, बाकी ये सारी चीजें नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ अलग से। अब emerald यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा O और PP आ जाएगा। तो अब एमराल्ड की 2 पोजीशन है, इसके हिसाब से हम 2 केस बना देते हैं ताकि हमारा डायग्राम आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो जो जो चीजें पहले से है उनको यहां पे हम डाल देते हैं, एम लावेंडर, क्यू, आर आपका यहां पे आ गया। एक बार आपका एमराल्ड वाला जो है यहां पे रख लोगे आप। ठीक है, एक बार एमराल्ड आप यहां पे रख लो। क्लियर। अब O के इमीडिएट राइट आपका P है और दोनों में से कोई भी एमराल्ड पसंद नहीं करता, तो यहां पे तो दोनों नहीं आ पाएंगे, यहां पे आ सकते हैं। यहां पे देखो एमराल्ड के यहां पे है तो यहां पे O और P नहीं आ पाएंगे, O और P के लिए मेरी यही जगह खाली मिल गई मुझे, O और P के लिए। ठीक है, इसमें अभी यहां पे कहीं आ सकता है, 3 पोजीशन 2 पर्सन, इसलिए हम यही फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज S सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ N, N के सेकंड टू राइट पे आपका S बैठता है। O ऑपोजिट है आइवरी के। ठीक है, अब O ऑपोजिट है आइवरी के, तो O आइवरी के ऑपोजिट आ गया यहां पे। इस वाले केस में अगर मैं देखो O के यहां पे मैं P को रखूं और O को यहां रखूं तो आइवरी यहां आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं O को यहां रखूं तो क्या O आपका आइवरी के ऑपोजिट बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो O की ये वाली पोजीशन ही करेक्ट है, यहां गलत हो गया, यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि P के लिए जगह नहीं होगी फिर, तो आपके पास O आप यहां पे रख पाओगे। अब O अगर आपने यहां रखा तो आपके पास P के लिए भी जगह मिल गई। क्लियर। O ऑपोजिट है आइवरी के। क्लियर। चलो, द वन हु लाइक्स आइवरी इमीडिएट नेक्स्ट टू द वन हु एंजॉयज नेवी, तो यहां पे जो है आपका जो नेवी वाला पर्सन है उसके अगल बगल आइवरी वाला होगा। अब आइवरी के एक जगह पे एमराल्ड है तो यहां पे नेवी कलर हो जाएगा। ठीक है, और आइवरी के एक साइड ये है तो यहां पे आपका नेवी हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे आपके पास है कि N के सेकेंड टू राइट S है, S डज नॉट लाइक आइवरी। N के सेकेंड टू राइट अगर मैं देखूं तो यहां पे N के सेकेंड टू राइट, N के सेकेंड टू राइट जगह नहीं है, N यहीं आएगा तो जाके S यहां आएगा, S आइवरी पे ही आया है, ये केस आपका यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, N के सेकेंड टू राइट आपके पास यही वाली जगह सही है। ठीक है, ये अभी सही चल रहा है। अब यहां पे आगे चलते हैं T और मरून के लिए, क्योंकि T के लिए अब एक ही पोजीशन बची है, ये वाली। तो आपके पास कहा गया T और मरून में 2 पर्सन है, 1 2, आपके पास मरून जो है वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब क्या बचा है, ये वाले दोनों, जो एबोनी वाला था, एबोनी के यहां पे तो नहीं आ पाएगा, इमीडिएट लेफ्ट, तो एबोनी आपके पास यहां आ जाएगा एंड ये वाला कलर यहां आ जाएगा। क्लियर, सारे कलर हो गए, सिर्फ एक कलर यहां पे बचा, पर्सन भी सारे हो गए हैं, एक कलर बचा है एम्बर, इसको यहां पे डाल दो। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़े यहां पे क्वेश्चंस पार्ट पे। आर क्या पसंद करता है? आर के लिए आई थिंक नेवी आया था, राइट? नेवी।
हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ हु लाइक्स मरून। तो मरून का नेबर यहाँ पे या तो P है या तो Q है, तो आंसर में देखेंगे P और Q में से P आंसर में है, तो P विल बी माई आंसर। विच इज ऑपोजिट टू वन हु लाइक नेवी। तो नेवी के ऑपोजिट कौन है यहाँ पे देखो, नेवी के ऑपोजिट है Q, Q आंसर में आएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड द पर्सन हु लाइक एमराल्ड। तो एमराल्ड और P के बीच में कितने पर्सन हैं, तो P और एमराल्ड के बीच में 1 2 3, किसी भी साइड से कर लो 3 ही पर्सन आएंगे, तो मेरा आंसर कितना होगा 3 होगा। क्लियर। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे। अब जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए मीनिंगफुल वर्ड का, तो इससे थोड़ा बच के रहना है। अब जब तक आप यहाँ पे श्योर नहीं हो कि यही आंसर होगा, तो आप तब तक इसको अटेम्प्ट मत करिएगा, बिकॉज फालतू के यहाँ पे नेगेटिव मार्क लग जाते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है कि उस टाइम पे हमारे पास वो टाइम पे याद नहीं आता कि यही वर्ड बन रहा है और भी है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप इस क्वेश्चन को करो तो आप 100% श्योर हो कि इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बनेगा और ये वाला ही वर्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो। If it is possible to make only one of 5 letter word, meaningful word, English meaningful, इस वाले word से कहाँ कौन कौन से लेटर निकालने हैं? फर्स्ट that is F, थर्ड that is B, सिक्स्थ निकालना है that is C, एट्थ निकालना है that is T and 11th निकालना है that is N। अब इन सारे लेटर से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसका सेकेंड लेटर कौन है उस वर्ड का। बट अगर यहाँ पे एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, मोर देन वन सच वर्ड, तो आपको वहां पे X आंसर में डालना है। अगर एक भी नहीं बनेंगे वर्ड तो आपका आंसर Z होगा। क्लियर, ये कहा गया है। तो कैन वी फाइंड आउट एनी मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम दिस? नो। तो यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से तो कोई मीनिंगफुल वर्ड यहाँ नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? Z विल बी माई आंसर। ओके, चलिए, तो दिस इज माई आंसर। यहाँ पे हमने we have solved all the 20 questions of your reasoning section for NABARD grade A, ठीक है, 2023 previous year paper। So I hope आपको इन सारे क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे से आप क्या करिए, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, रेदर देन आप सिर्फ चीजों को देखते रहोगे, वीडियोस देखोगे, कवर करोगे, सिलेबस कवर करते रह जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, रिवाइज ही नहीं करोगे, तो यहाँ पे आप चीजों को उतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बिकॉज थोड़ा सा टाइम भी आपको सॉल्व करना है, बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो टू अटेम्प्ट, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, रीजनिंग हमारा जो है फेज 1 में आता है। ये आपका नॉन सेक्शनल नॉन मैरिट का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन M and K। सो यहाँ पे सिर्फ 5 पर्सन्स है और सारे के सारे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स है, लीनियर रो में फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, Y सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ K, Y सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ K। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं K से। ठीक है, जब K से आप अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे, K यहाँ पे है, सेकेंड टू राइट K इधर हो जाएगा, एंड ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन M and K का मीनिंग है 1 2 3 4 5। आपके पास M एक इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और 1 एक आपके पास इधर की साइड राइट डायरेक्शन में। ओके, M आपका यहाँ आ गया। नाउ ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Y एंड X हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। X यहाँ पे वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजिशन पे, तो यहाँ पे देखो टूवर्ड्स लेफ्ट हम X को रख नहीं सकते, टूवर्ड्स Y रखेंगे पहले केस में। तो आपके पास 3 पर्सन्स है, तो 1 2 3 यहाँ पे X आ गया, एंड इट इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो 1 2 आपके पास यहाँ पे X की राइट डायरेक्शन में 2 पर्सन होंगे। तो ये वाला फर्स्ट केस में राइट एंड हमारा कंफर्म हो चुका है। सेकेंड केस में देखो Y और X आपका कैसे आएगा, 1 2 3 X आपका इधर की साइड से आएगा, एंड नाउ X विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक साइड आपका ऑलरेडी काफी सारे पर्सन है। नेक्स्ट देखेंगे
एज मेनी पीपल बिटवीन m एंड x एज बिटवीन r एंड y। तो अब r को भी यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। m और x के बीच में हमारे पास फर्स्ट केस में देखो 4 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा 11 पर्सन्स हो गए, ठीक है 4 प्लस 4 हाँ 11 पर्सन्स हो गए यहाँ पे m और x के बीच में। तो r और y के बीच में भी 11 होनी चाहिए। देखो तो लेफ्ट साइड रखोगे आप r को तो 3 4 7 एंड 8 पर्सन्स, तो 1 और 2 और 3 पर्सन आपको बनाना पड़ेगा y और r के बीच में। पूरे 11 पर्सन यहाँ पे हो गए। अब m और x के बीच में सेकंड केस में कितने हैं 1 2 3 और 7 पर्सन है, ठीक है। तो 7 पर्सन जब आपके हैं तो y और r के बीच में भी 7 होने चाहिए, तो इट विल बी 4 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा r। नेक्स्ट p सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ m, m के थर्ड टू लेफ्ट, तो p आपका यहाँ आ जाएगा 1 2 3 p आपका यहाँ आ जाएगा। ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन p एंड q हु डोंट सिट टू द राइट ऑफ p। इट मीन्स जो q है वो p के टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है ना कि राइट साइड है, ठीक है। तो ओनली 6 पर्सन बिटवीन p और q। तो p और q में लेफ्ट साइड कैसे करोगे आप? फर्स्ट केस में देखो 6 पीपल ना, तो 1 2 3 4 5 6 और q आपके पास यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 है तो q आपके पास यहाँ आ सकता है, बट हाँ q आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 पर्सन हो गए। ओनली 6 पीपल बिटवीन p एंड q, जो आपका राइट साइड में नहीं होगा तो लेफ्ट में होगा। नॉट मोर देन 18 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, मतलब 18 से ज्यादा पर्सन है ही नहीं रो के अंदर। फर्स्ट केस में देखो आई थिंक इट इज मोर देन 18, काउंट करोगे आपको तो पता चलेगा 3 प्लस 7 10 14, तो ये आपके 18 से ज्यादा आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट वाला केस है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब जो हमारे पास सेकेंड वाला केस है तो कितने पर्सन है इसमें 5 प्लस 5 प्लस 5, इसमें 15 पर्सन है, तो ये हमारा करेक्ट केस होगा ये वाला। तो लेफ्ट एंड पे Q बैठा है एंड राइट एंड पे कौन बैठा है R बैठा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें चलते हैं। How many people are sitting in a row? 15. Who among the following persons, following people sit fourth to right of y? Fourth to right. देखो 1 2 3 4, तो आंसर will be M. How many people are sitting between R and P? R and P के बीच में, तो 1 2 3 6 persons. Again, next देखते हैं। If all the digits of the numbers are arranged in the ascending order from the left hand, ठीक है, सारे पहले डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे एंड देन उसके बाद करेंगे सम, ठीक है। तो पहले असेंडिंग में लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 1 2, ठीक है 1 हो गया 2 हो गया, देन 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाउ मेनी नंबर्स वर देयर? पूरे 9 नंबर्स थे, तो हमने अरेंज कर दिए। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिजिट्स विच इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स इसका स्क्वायर का सम, एंड सेकेंड फ्रॉम राइट, इट मीन्स इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें चाहिए, ठीक है। तो आंसर विल बी 4 प्लस 64, इट विल बी 68। आंसर विल बी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 persons A B C D E and F are living in 2-story building, 2 different flats, P flat P and flat Q. Okay, so here we have a 3-story building but not necessarily in the same order. The lowermost floor is numbered as 1, ठीक है। तो lowermost 1 है और उसके ऊपर जो टॉप फ्लोर होगा वो 3 होगा, ठीक है। P आपका वेस्ट साइड है किसके? U के। Each of them likes a different color also. तो E जो है वो फ्लैट P में रहता है on odd number floor. The one who likes red lives above E. तो obviously आपका E टॉप में नहीं रह सकता क्योंकि जो रेड लाइक करता है वो above E है बट नॉट इमीडिएटली above, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्लैट P, ठीक है, और फ्लैट Q से। टेबल हमारा कैसे बनेगा? यहाँ पे फ्लोर्स हो जाएंगे इधर की साइड को 3 2 एंड 1। जस्ट इन केस अगर हमें ज्यादा केसेस की जरूरत होगी तो हमने 2 बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो E लिव्स इन फ्लैट P, फ्लैट P में तो है बट द वन हु लिव्स इन वन हु लाइक्स रेड लिव्स अबव E, तो E आपका
ऑड नंबर फ्लोर पे थर्ड पे नहीं रह सकता, तो ई आपका कहाँ रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, राइट उसने बोला जो रेड है बट नॉट इमीडिएटली अबव। अब फ्लैट एंड फ्लोर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली अबव या अबव का मतलब सेम फ्लैट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रेड दो जगह आएगा, एक बार आपके पास रेड इधर आ सकता है और एक बार आपके पास क्यू में आ सकता है रेड, दो केस बना लिए हमने। नेक्स्ट देखो, डी डजंट लिव ऑन द फ्लोर ऑन द सेम फ्लोर एज द वन हु लाइक्स रेड लिव, मतलब उसी फ्लोर पे डी नहीं रहता है, तो डी कहीं और रहेगा, तो डी आपका थर्ड फ्लोर पे नहीं रहता है, सिंपल। A lives to the west of D, अब इसका मतलब ये चीज क्लियर हो चुकी है, D आपका क्यू फ्लैट पे है, बिकॉज A तभी उसके वेस्ट होगा, A आपका इसके वेस्ट में है। चलो नेक्स्ट देखो, D who likes orange, ओके सो D जो है वो ऑरेंज पसंद करता है। The one who likes pink and yellow live on different floors but in the same flat, ठीक है। सो हमें एक चीज पता है कि जो डी है वो क्यू फ्लैट पे रहता है, बट सेकंड पे रहता है या वन पे रहता है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो डी है उसके वेस्ट में ए है, राइट तो डी कैन नॉट बी ऑन फर्स्ट, डी को सेकंड में ही होना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे डी को मेंशन कर दिया और डी के वेस्ट में आपके पास ए आ जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, पिंक एंड येलो ऑन डिफरेंट फ्लोर्स बट इन सेम फ्लैट, डिफरेंट फ्लोर्स देख लो पिंक एंड येलो के लिए, तो पिंक एंड येलो के लिए डिफरेंट फ्लोर्स बट सेम फ्लैट, तो पिंक एंड येलो सेकंड केस में आपके पास यहां आएंगे पी फ्लैट में, और फर्स्ट केस में कहीं पे भी आ सकते हैं, अभी नहीं पता। बोथ एफ एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर, बोथ एफ एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर। नाउ एज यू कैन सी ई एक उसमें आ चुका है, तो सेम फ्लोर में एफ और सी तो नहीं आ पाएगा, तो एफ और सी मस्ट बी आपका, एफ और सी की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है बट फर्स्ट थर्ड फ्लोर में आएगा, एफ और सी आपके फिक्स हो चुके थर्ड फ्लोर में आएंगे दोनों ही केस में, तो हम बाहर की साइड लिखते हैं बिकॉज अभी फिक्स नहीं होगी इन दोनों का, बस इतना पता है कि दे बोथ लिव इन थर्ड फ्लोर, तो एफ और सी आपका थर्ड उसमें रहता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, बोथ एफ एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर, सी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, अब जो येलो पसंद करता है उसके ईस्ट में रहेगा, तो फर्स्ट केस तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, सी जो है वो कभी भी येलो के ईस्ट में नहीं आ पाएगा, यहाँ पे सी जो है वो येलो के ईस्ट में आ सकता है, अगर सी क्यू में आ चुका तो एफ आपका पी में आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए नीदर लाइक पिंक नॉर ग्रीन, अब येलो और पिंक जो है वो एक ही फ्लैट में रहते थे, तो उसमें कहा था कि ए जो है वो पिंक पसंद नहीं करता, तो पिंक मस्ट बी फॉर ई, पिंक आपका किसके लिए हो जाएगा, ई के लिए, तो पिंक हम ई को रखेंगे, ठीक है। एंड ए ऑल्सो नॉट लाइक ग्रीन, ग्रीन आपके पास यहां आ जाएगा, एंड ए जो है वो एक अलग कलर होगा, दैट विल बी ऑरेंज, ऑरेंज हो गया है, पिंक हो गया है, रेड, ब्लू रह गया, तो ब्लू आपके लिए इसके लिए हो गया, ठीक है। एक पर्सन रह गया अकेला, तो उस पर्सन को भी यहाँ पे फिल कर दे, दैट इज बी, तो बी आपके पास आ गया, ये आपके लास्ट सॉल्यूशन आया है, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ए, ई, ईस्ट ऑफ ई कौन है, बी है यहाँ पे, तो आंसर विल बी बी। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द फ्लोर इन विच द वन हु लाइक्स पिंक कलर्स लिव, देखो हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर अबव द फ्लोर, मतलब पिंक के ऊपर जो पिंक वाला पर्सन है, जिस फ्लोर पे पिंक वाला पर्सन रहता है उसके ऊपर कितने फ्लोर हैं, दो, कितने फ्लोर हैं, टू, आंसर विल बी टू। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिलो एफ, एफ के नीचे कितने लोग रहते हैं, फोर, इट इज नॉट ओनली टू, इट विल बी फोर, आंसर विल बी फोर। व्हाट इज द फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ वन हु लाइक येलो, तो पहले येलो देखो कहाँ है, यस, तो येलो पी फ्लैट थर्ड फ्लोर, पी फ्लैट थर्ड फ्लोर, आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारे सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव अ ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन में है फैमिली ट्री ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर्स राइट नाउ, 3 मैरिड कपल्स हैं, ईच कपल हैज किड्स, हर एक कपल का एक किड होगा, राइट, एटलीस्ट कपल के पास किड है, मतलब बच्चे हैं हर एक कपल के, सो 3 मैरिड कपल्स भी हैं, तो सबके किड होंगे वहां पे। B इज द डॉटर ऑफ P, हु इज द सन ऑफ M, अब आपको ये दोनों अलग बनाने, एक तो आपका आएगा B जो है वो आपका P का डॉटर है, P
P जो आपके पास है M का सन है, तो इस तरीके से दो अलग अलग ट्री बनाओगे, ठीक है। X इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ P, दो तरीके से X ब्रदर इन लॉ लगेगा। एक तो आपका X के सिबलिंग से P मैरिड होगा, X मेल है, या तो X मैरिड होगा P के सिबलिंग से, X मेल है, ओके। नीदर I नॉर X हैज एनी सिबलिंग, अगर I और X का कोई सिबलिंग ही नहीं हुआ तो फर्स्ट केस तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड केस हमको टिक करना पड़ेगा, ओके। चलो, N इज द सिबलिंग ऑफ P एंड मदर ऑफ M, तो N जो है P का सिबलिंग हो गया एंड मदर ऑफ, तो N फीमेल, F की मदर। G इज द सिस्टर ऑफ F, G जो है आपकी F की सिस्टर हो गई। X इज द फादर ऑफ F, ओके, तो X अगर फादर होगा तो ऑलरेडी N उसकी पेरेंट है, तो आपके पास X मैरिड होना चाहिए। इस तरीके से X और P हमारे ब्रदर इन लॉ बन गया है, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। M इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ T एंड स्पाउस ऑफ E, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन था, M जो है P का पेरेंट था, P उसका सन था, राइट। M आपके पास यहाँ आ जाएगा। अभी उसने कहा कि M इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ T, तो पैटर्नल का मतलब है उसके फादर, किसी के फादर का मदर, किसी के फादर की मदर मतलब उसके पैटर्नल ग्रैंड मदर। ग्रैंड मतलब एक फीमेल, ठीक है, किसकी है, T की, तो ऑब्वियसली T शुड बी द चाइल्ड ऑफ P, ओके। स्पाउस है वो E की, तो यहाँ पे जो M है वो E की स्पाउस आ गई, E शुड बी अ मेल बिकॉज M ऑलरेडी फीमेल है, ठीक है। I इज द मदर ऑफ T, I अगर मदर होगी T की तो I शुड बी मैरिड टू P, तीन मैरिड कपल कंप्लीट हो गए। आगे देखो, F एंड R आर नेफ्यूज ऑफ P, P के नेफ्यू है F और R दोनों, तो अगर F नेफ्यू है तो मेल, R भी नेफ्यू है तो R शुड बी हेयर एंड मेल, ठीक है, क्योंकि R वो P का चाइल्ड नहीं हो सकता बिकॉज वो नेफ्यू है उसका। द जेंडर ऑफ T इज नॉट सेम एज R जेंडर, R की तरह का जेंडर नहीं है, तो आपके पास R अगर मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा। कितने पूरे हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए, पूरे 11 मेंबर्स नहीं हुए, अच्छा एक रह गया है, 1 2 3, यहाँ पे 10 मेंबर्स कंप्लीट हो गए, एक बचा हुआ है, कौन है इसमें से, G इज द सिस्टर ऑफ F हो गया, N इज द सिबलिंग हो गया, B इज द डॉटर ऑफ P, ये रह गया, एक हो गया कि B जो है थी वो डॉटर थी, तो यहाँ पे B आपके पास P की डॉटर रह गई, तो पूरे 9 मेंबर्स कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम आगे 11 मेंबर्स कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू, सॉरी R का ग्रैंडफादर, R का ग्रैंडफादर यहाँ पे E है, R का जो ग्रैंडफादर है वो कौन है, E। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन R ग्रेटर इक्वल P शुड बी डेफिनेटली ट्रू, तो R ग्रेटर P दिखाना है आपको, तो R शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल ऑल्सो, सो सेम आपके पास रिलेशन होना चाहिए। तो R से चलोगे P की तरफ, तो R से K तो आप नहीं जा सकते, डोर यहीं क्लोज हो गया तो P तक ही नहीं जा पाओगे, रॉन्ग, नो रिलेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। R से लेकर P की तरफ कैसे जाओगे, अगेन नो रिलेशन, मतलब आप R से L की तरफ नहीं जा सकते, L से P जा सकते हो, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, R ग्रेटर P, यहाँ पे आपको R ग्रेटर इक्वल चाहिए, गलत आ रहा है, R से S चले जाओगे, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, एंड S से P, तो ग्रेटर इक्वल एंड इक्वल में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ग्रेटर इक्वल को ही, तो R ग्रेटर इक्वल P कहां से आ रहा है, आपका आ रहा है D ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, यहां पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, अच्छा तो ये एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसमें बताना है कौन कौन से यहाँ पे आपके डिफरेंट एक्सप्रेशंस ट्रू हैं। D ग्रेटर इक्वल F है क्या, नहीं, यहाँ पे नो रिलेशन है, रॉन्ग। O ग्रेटर इक्वल C है, ये भी रॉन्ग। A ग्रेटर C है, ये ठीक है, तो C वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल मेक द एक्सप्रेशन A ग्रेटर D इज डेफिनेटली ट्रू, तो A शुड बी ग्रेटर, ओके, तो अब यहाँ पे यही आपको दिखना चाहिए, A ग्रेटर D, तो देखो A से लेकर D की तरफ आपका ये तो D ग्रेटर A आ रहा है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा,
यहाँ पे D ग्रेटर A आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग होगा, ऑपोजिट रिलेशन है कंप्लीटली। यहाँ पे देखो A ग्रेटर R आपका D आ रहा है, तो अब कौन सही है? C ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो C ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, चलो तो हमने पूरे 20 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। आप लोगों को आई होप समझ में आ गए कैसे क्वेश्चंस को। So guys, I hope you have enjoyed these videos and I hope अभी यहाँ पे आपको आइडिया लग चुका होगा और आपको अब एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि रीजनिंग में now we can easily attempt the questions so that we can easily qualify the cut off marks, right? तो कट ऑफ तो हमारा क्लियर हो ही जाएगा, बट याद रखिएगा इसके लिए अगेन आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, सो आई होप आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा एंड देन आपने सॉल्यूशन पार्ट को भी देखा होगा। पूरा आइडिया आप लोगों ने ले लिया होगा रीजनिंग के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एग्जाम में, राइट? और बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, तो उसके लिए आपके ये जो नाबार्ड ग्रेड ए यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिख रही है, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो फेज 1 के भी सब्जेक्ट एंड फेज 2 का भी पूरा सेक्शन आपके कवर होगा। यहाँ पे से डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के लिए, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका है, इसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, वो भी आपका कवर्ड हो रखा है। और अगर आप साथ ही यहाँ पे ऐसा मतलब कोर्स चाहते हो कि जहाँ पे से आपको कुछ क्लासेस मिल जाए जहां पे से कम समय में आप बहुत सारी चीजों को अच्छे से कवर भी कर पाओ, तो ये लाइव क्रैश कोर्स जो है वो आपकी इसी चीज के लिए हेल्प करेगा आपको। अगेन फेज 1 एंड फेज 2 की क्लासेस आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलेंगी और इसके अंदर आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है इसी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हो, इस बार टारगेट कर रहे हो, काफी चीजें आपको थोड़ा बहुत पता है, बट आपको यहाँ पे पूरा गाइडेंस की जरूरत है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अच्छे से, और ये जो समय है आपके पास इसी लिमिटेड टाइम में, तो ये क्रैश कोर्स आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, साथ ही काफी बच्चे होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा समय होता है। तो यहाँ पे अगर आप कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाहते हो फेज 1 के लिए भी, फेज 2 के लिए भी, एंड इंटरव्यू तक आपको प्रिपेयर रखना है, यहाँ पे जो गोल्ड कोर्स है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर तक के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। तो यहाँ पे आपकी बाद में लाइव क्लासेस जो होंगी वो भी ऐड रहेगी। ठीक है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी रहेंगी, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स, समरी शीट्स, मॉक टेस्ट आपके सारे होंगे फुल लेंथ, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, इंटरव्यू सेशंस भी आपके होंगे, क्योंकि आपका फेज 1 से लेकर इंटरव्यू तक का कंप्लीट आपको हेल्प करने वाला है ये वाला कोर्स। ठीक है, वैलिडिटी यू कैन चूज, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप वैलिडिटी चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पे सिल्वर कोर्स भी है एक, जिसमें आपका फेज 1 नहीं होता है, सिर्फ फेज 2 एंड इंटरव्यू रहता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लगता है कि सिर्फ फेज 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फेज 1 का ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई मटेरियल है, तो फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए, तो ये सिल्वर कोर्स जो है वो आपको काफी हेल्पफुल और काफी गाइड करेगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों ही कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप edutab.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे काफी चीजें आपको खुद से पता चल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट विजिट करके edutab.in एंड वहां से आपको नाबार्ड कोर्सेज पे जाना है। नाबार्ड कोर्सेज आप चूज करोगे, वहां पे से आपको सिंगल मतलब जो आपका सिंगल वहां पे पार्ट में चूज करना है एंड देन यू कैन लुक एट ऑल दीज कोर्सेज। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एवरीवन, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। एंड अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में।